आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत डेफिनेशन एंड सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा तथा स्रोत। अंतर्राष्ट्रीय विधि को जानने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है कि विधि क्या है। विधि राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों का समूह है जिनका यदि उल्लंघन किया जाए तो उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता है। राज्य के द्वारा बनाए गए ऐसे नियम जिसका यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है। राज्य की परिभाषा भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में बताई गई है। प्रत्येक देश में एक सुदृढ़ विधिक व्यवस्था होती है। देश का शासन चलाने के लिए एक सुदृढ़ विधि व्यवस्था व न्याय व्यवस्था बहुत इसेंशियल एलिमेंट है। प्रत्येक देश में अनेक सारे कानून होते हैं, विधियां होती है जिन्हें म्यूनिसिपल लॉ कहा जा सकता है, राष्ट्रीय विधि कहा जा सकता है। उनका दायरा उस देश की क्षेत्राधिकार, उस देश की सीमाओं के भीतर होता है। यदि हम भारत का उदाहरण लें, भारत का संविधान, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो इनका दायरा है भारत की सीमाओं के भीतर। इनको लागू करवाया जा सकता है भारत की सीमाओं के भीतर। लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों हुई? प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ का निर्माण किया गया, लीग ऑफ नेशंस, जिससे आने वाली पीढ़ी को युद्धों की विभीषिका से बचाया जा सके। लेकिन राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु बम का प्रयोग, हिरोशिमा और नागासाकी पर, जिससे भयंकर विध्वंस हुआ, तो उससे संपूर्ण विश्व को सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम आने वाले पीढ़ियों को क्या संदेश दें। अंतर्राष्ट्रीय विधि का बहुत अच्छे से विकास संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के होने के बाद ही हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। यद्यपि ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि पहले नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक ह्यूगो ग्रोशियस को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का सर्वप्रथम प्रयोग 1780 में जेरेमी बेंथम ने किया था। यूएनओ आने से पहले जो अंतर्राष्ट्रीय विधि थी वो एक सुदृढ़ रूप में नहीं थी। आपस में जो देश संधि करते थे, समझौते करते थे, उसे अंतर्राष्ट्रीय विधि कहा जा सकता था। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कंप्लीटली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही इसका विकास हुआ। हम ये कह सकते हैं कि यूएनओ की स्थापना के बाद अंतर्राष्ट्रीय विधि को प्रवर्तित कराने वाली जो संस्था है वो एक अच्छे रूप में निखर कर सामने आई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा की बात करें तो हम सबसे पहले ओपेनहाइम, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के एक प्रमुख विचारक हैं, उनकी परिभाषा को लेते हैं। ओपेनहाइम के अनुसार राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों के समूह के नाम को कहते हैं जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में बंधनकारी मानते हैं। ओपेनहाइम ने एक शब्द यूज किया है, सभ्य राज्य। सभ्य राज्यों से तात्पर्य ऐसे राज्यों से है जो मतलब अपने ऊपर कोई दायित्व समझते हैं और जो दूसरे देशों के साथ समान रिलेशन बनाना चाहते हैं। J.L. ब्राइली के अनुसार राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों तथा कार्य रूप में आने वाले सिद्धांतों का समूह है जो सभ्य राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में बंधनकारी होते हैं। वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड बनाम किंग के वाद में दी गई परिभाषा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि का अर्थ सभ्य राज्यों के द्वारा स्वीकृत उन नियमों से है जो उनके नागरिकों के पारस्परिक आचरण को निर्धारित करते हैं। ऐसा लोटस के वाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि से हमारा तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जो स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच लागू होते हैं।
हॉल कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि आचरण के उन नियमों का समूह है जिन्हें आधुनिक सभ्य राज्य अपने पारस्परिक संबंधों में उसी प्रकार बंधनकारी मानते हैं जिस प्रकार एक विवेकशील व्यक्ति अपने देश की विधि को मानता है, जिसका उसे पालन करना होता है तथा जो उस पर बंधनकारी होती है। वह राज्य ये भी मानते हैं कि उल्लंघन होने पर अंतर्राष्ट्रीय विधि उपयुक्त साधनों के द्वारा लागू करवाई जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की आप परिभाषा का अवलोकन करें तो आप देखेंगे कि राज्य शब्द बार बार यूज़ किया गया है। ये राज्य शब्द जो है एक संप्रभु राष्ट्र के समतुल्य ही है। फैनविक के अनुसार सामान्य सिद्धांतों तथा विनिर्दिष्ट समूह के नियमों के समूह से अंतर्राष्ट्रीय विधि की तुलना की जा सकती है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पारस्परिक संबंधों पर बंधनकारी होते हैं। अन्य जीवित विधियों की भांति अंतर्राष्ट्रीय विधि भी एक गतिशील है। समय तथा परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार इसके भी नियमों तथा सिद्धांतों का निरंतर विकास होता रहता है। लगभग पिछले 70 वर्षों में इसके रूप तथा प्रकृति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से अब तक न केवल अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को समृद्धशाली बनाया है, वरन व्यक्ति से संबंधित एक नई अंतर्राष्ट्रीय विधि का भी विकास हुआ है। प्रोफेसर फ्रीडमैन ने उचित ही लिखा है कि कदाचित आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि के परिवर्तनों में सबसे अधिक क्रांतिकारी परिवर्तन नए विषयों का समावेश है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय विधि को सभ्य राज्यों के द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांतों ने भी समृद्धिशाली बनाया है। असाइलम, आश्रय, रिफ्यूजी, प्रत्यर्पण जो संबंधित नए कंसेप्ट्स आए हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय विधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही बहुत अच्छे तौर पर शामिल किए गए हैं। इन परिवर्तनों तथा विकास के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय विधि की परंपरागत परिभाषा कि यह सभ्य राज्यों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमों का समूह है, अनुपयुक्त हो गई है। इस नई परिभाषा में नई अंतर्राष्ट्रीय विधि के आवश्यक गुणों, रूपों तथा प्रकृतियों का बोध नहीं हो पाता है। विधि की व्यक्तिगत धारणा का स्थान अब सामाजिक आत्मनिर्भरता की विधि ले रही है। नई अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल विधि की नहीं, वरन ये केवल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक भी है। एडवर्ड कॉलिंस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि निरंतर विकसित होने वाले नियमों का एक ऐसा समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य सामान्यतः अपने पारस्परिक संबंधों में लागू करते हैं। ये नियम राज्यों को कुछ हद तक, कम हद तक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा व्यक्तियों को अधिकार तथा उत्तरदायित्व प्रदान करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा के संबंध में निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि निरंतर विकसित होने वाले नियमों तथा सिद्धांतों का एक समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य इन नियमों को अपने ऊपर बंधनकारी मानते हैं तथा अभ्यास में इसका पालन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा देखने के बाद हम इसके स्रोत के बारे में जानकारी करेंगे। स्टॉर्क के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत से हमारा तात्पर्य उस वास्तविक सामग्री से है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के नियम निर्मित करने के लिए प्रयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, सारवान स्रोत और औपचारिक स्रोत। सारवान स्रोत मटेरियल सोर्स से तात्पर्य उस सामग्री से है जिससे विधि निर्मित होती है, इसी से विधि की विषय वस्तु बनती है। औपचारिक या विधिक या प्रत्यक्ष स्रोत उन कृत्यों या तथ्यों से बनते हैं जिसके द्वारा इस विषय वस्तु को विधिक वैधता एवं बंधनकारी बल दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख स्रोतों में सबसे पहला जो स्रोत है वो है अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, इंटरनेशनल कन्वेंशंस। इनको आप अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी कह सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रमुख स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय या संधियां वे करार हैं जिनके द्वारा दो या दो से अधिक राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आपस में संबंध स्थापित करते हैं। संधियां अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषयों के मध्य ऐसे करार हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विधि में बंधनकारी दायित्व प्रदान करते हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के बीच में होने वाली संधियां, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय कहा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रमुख स्रोत है। ये विधि निर्माण करने वाली संधियां भी हो सकती है। कुछ संधियां ऐसी होती है जो सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण करती है, जैसे यूएनओ का चार्टर। कुछ सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती है। विधि निर्माण करने वाली संधियां वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वही कार्य संपादित करती है जो विधायनी राज्य विधि के क्षेत्र में करती है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विधि निर्माण करने वाली संधियां ही एक ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सकता है तथा इस प्रकार राज्यों के मध्य विधि के शासन को सुदृढ़ किया जा सकता है। दूसरी प्रकार की जो इसी में अंतर्राष्ट्रीय संधियों में, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों में जो दूसरे प्रकार की संधियां होती है वो संविदा संधियां होती है। संविदा संधियां दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में होती है तथा उनके प्रावधान उन्हीं राज्यों पर लागू होते हैं जो उसके पक्षकार होते हैं। आज हम एक कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड में रह रहे हैं, सार्वदेशिक विश्व में रह रहे हैं। कोई भी देश अपने स्वयं की ज़रूरतों को पूरा करने में स्वयं सक्षम नहीं है, इसलिए उसे दूसरे देशों के साथ जो संधियां करनी होती है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वो भी आज अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रमुख विषय है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का दूसरा मुख्य स्रोत है अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं। प्रथा का अर्थ जानने के लिए हमें चलन को समझना होगा। वास्तव में चलन प्रथा की प्रारंभिक स्थिति है। चलन से हमारा अर्थ उन व्यवहारों से है जो राज्य अधिकतर दोहराया करते हैं। स्टॉर्क के शब्दों में चलन प्रथा की प्रारंभिक स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रथा संबंधी नियम वे नियम हैं जिनका विकास सामान्यतः एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया से हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संधि भी अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के बराबर ही महत्वपूर्ण स्रोत है अंतर्राष्ट्रीय विधि का। यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण है कि जब किसी विषय पर कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रथा होती है तथा कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि भी उसी विषय पर नियम निर्मित करती है तो ऐसी दशा में संधि के द्वारा निर्मित नियम ही अधिक मान्य होगा। यही कारण है कि वर्तमान समय में अनेक विषयों पर संधियाँ होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रथा का महत्व कुछ कम हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का तीसरा मुख्य स्रोत है सभ्य राज्यों के द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट्स। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 में सभ्य राष्ट्रों के द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम को तीसरे क्रम में रखा गया है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संधियां और अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के बाद तीसरा स्रोत सभ्य राज्यों के द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम हैं। सभ्य राज्यों के द्वारा स्वीकृत सामान्य नियम से हमारा अभिप्राय उन सामान्य नियमों से है जिनको करीब करीब सभी सभ्य राष्ट्रों ने स्वीकृत करके मान्यता प्रदान कर दी है। उदाहरण के लिए प्राण न्याय, विबंध, साक्ष्य विधि, प्रक्रियात्मक विधि के जो नियम आपस में डेवलप हुए हैं वो सभ्य राज्यों के द्वारा स्वीकृत नियम के अनुसार ही अंतर्राष्ट्रीय विधि में स्थान प्राप्त कर चुके हैं। एक विशेष बात इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कोई सिद्धांत सभ्य राष्ट्रों के द्वारा स्वीकृत विधि का सामान्य नियम के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विधि का भाग तभी बनता है जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसे इस रूप में कम से कम एक वाद में स्वीकार कर लेता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का चौथा जो प्रमुख स्रोत है वो है न्यायाधिकरणों एवं न्यायालयों के निर्णय, डिसीजंस ऑफ जुडिशियल और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स। ये निर्णय दो प्रकार के हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निर्णय तथा राज्यों के निर्णय। आधुनिक समय में न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसकी स्थापना 1946 में हुई तथा यह स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उत्तराधिकारी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो संविधि है उसके अनुच्छेद 59 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय पक्षकारों पर तथा संबंधित वाद पर ही बंधनकारी होता है। न्यायालय के पूर्व निर्णय न्यायालय पर स्वयं बंधनकारी नहीं होते तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने पूर्व निर्णय को बदल सकता है, परंतु बहुधा वे न्यायालय का मार्गदर्शन करते हैं। जहाँ तक न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सलाहकारी मत का प्रश्न है वह बंधनकारी नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो प्रमुख पांचवा स्रोत है वो है विधि शास्त्रियों तथा भाष्यकारों की रचनाएं।
विधि शास्त्री तथा भाष्यकारों की रचनाएं अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक स्वतंत्र स्रोत नहीं मानी जाती, परंतु कभी कभी इनकी रचनाओं तथा मान्यताओं के आधार पर, मतों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास होता है।